नमस्कार मित्रों, वेलकम टू योग्यता आईएएस। आज हम लोग आरबीआई के फंक्शन को देखेंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक भी इसे कहते हैं और ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का अकाउंट होता है ना किसी बैंक में, एसबीआई में या सेंट्रल बैंक में या पंजाब नेशनल बैंक में, उसी तरह गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है ना वो आरबीआई में होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसी को आज हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में दो इम्पोर्टेंट पिलर होता है जिसके ऊपर की पूरा इकोनॉमी का वेट रहता है, भार रहता है। जिसे एक फिस्कल पॉलिसी हो गया हमारा और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। फिस्कल पॉलिसी मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको देखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगा कि क्या करना है फिस्कल में, और मॉनेटरी जो है वो आरबीआई करती है। तो हम लोग आरबीआई का मॉनेटरी फंक्शन जब देखेंगे तो इसमें दो टाइप्स के टूल्स आरबीआई को रहता है, जिसका कि वो टाइम टू टाइम इकोनॉमी में सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करता है। पहले को क्वालिटेटिव बोलेंगे और दूसरे को क्वांटिटेटिव बोलेंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए, क्वालिटेटिव टूल में मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कार्ड, ये सब देखेंगे हम लोग। और उसके बाद क्वांटिटेटिव में जो आ जाता है हमारा दो टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कि जो सीआरआर हम लोग पढ़े थे पहले, सीआरआर, एसएलआर, ये सब आरबीआई का एक टूल है जिसका कि ये इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी को, मनी के सप्लाई को, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए इन सब टूलों का उपयोग करती है। और इनडायरेक्ट में फिर हमारा रेपो रेट आ जाता है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, बेस रेट, एमसीएलआर, ये सब आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट में। तो आप ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मैंने चैनल पे अपलोड किया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग आरबीआई का एक ओवरऑल उसका क्या क्या फंक्शन है वो देखेंगे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ये देख चुके हैं हम लोग। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मैनेज स्टेट करेंसी। मतलब जो कंट्री की करेंसी को, मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को जो ये मैनेज करती है, ये इसका प्रमुख भूमिका है इसका। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग देखेंगे। तो मतलब इसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो करेंसी है, करेंसी का प्रिंटिंग करना, मनी सप्लाई, बैंकों के लिए इंटरेस्ट रेट, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट खुद तय करती है, लेकिन ये उसको वही जो आपको पढ़ाया था, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, इन सब माध्यम के से बैंक को ये एक खास इंटरेस्ट रेट या एक जो इकोनॉमी के लिए अच्छा हो वो करने के लिए एक तरह से इंस्पायर्ड करती है, मोटिवेट करती है। तो रिजर्व बैंक का देखिए एक हिस्ट्री हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को एक एक्ट के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934 कहते हैं उसको, आरबीआई एक्ट 1934 से ये बना था और ये नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949। ठीक है, पहले इसका ये प्राइवेट था, इसका शेयर होल्डर था। उसके बाद ये 1949 में ये नेशनलाइज हो गया, गवर्नमेंट का ये एक ऑथोराइज्ड बैंक हो गया। हिस्ट्री में देखिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये फैक्चुअल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस मैंने आपको ये बता दिया है कि ये इसका हिस्ट्री क्या था। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ये इट इज़ द सेंट्रल बैंक रेगुलेटर फॉर ऑल बैंक इन इंडिया। मतलब जितने सारे कंट्री में बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, रूरल बैंक हैं, प्राइवेट, जितने भी सारे बैंक हैं, वो सारे बैंकों का रेगुलेटर जो होता है वो सेंट्रल बैंक कह लीजिए, आरबीआई कह लीजिए, वो होता है। ऑल्सो कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब अंतिम समय का बैंक। जब बैंकों को कोई लोन नहीं देता है तब बैंक आरबीआई के पास जाती है, अपना सिक्योरिटी वहां पे डिपॉजिट करती है और वो वहां से लोन उठाती है। अब इसका जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका, वो ये गवर्नेंस, वो ये होता है कि एक गवर्नर होता है और उसके साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है,
ये देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक गवर्नर होता है और एक 4 डिप्टी गवर्नर होता है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करती है। तो कस्टोडियन और उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स ये देखते हैं। तो जो फॉरेक्स रिजर्व हमारा होता है उसका जो एक गार्जियन होता है वो आरबीआई ही होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि कौन होता है तो उसमें आपको आरबीआई को क्लिक करना है कि आरबीआई होता है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं होता है। फॉरेक्स रिजर्व जो होता है वो आरबीआई के अंदर में होता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मतलब मार्केट में कितना क्रेडिट का क्रिएशन होगा ये आरबीआई ही तय करती है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं अभी तक उसको देखा है तो चैनल पे है वो अपलोड, क्रेडिट क्रिएशन, उसको पढ़ लीजिएगा। क्रेडिट मतलब वही होता है कि मार्केट में मनी का सप्लाई जो क्रेडिट के थ्रू होता है, लोन के थ्रू होता है। तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट ये भी आरबीआई करती है। देखिए आरबीआई ऐसा नहीं है कि कहीं भी प्रतिबंध लगा देती है बैंकों को, ये अपने इनके पास जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं उसके माध्यम से ये बैंकों को एक तरह से मोटिवेट करती है, इंस्पायर्ड करती है कि ये रूल फॉलो कीजिए, ये इंटरेस्ट रेट फॉलो कीजिए। उसके बाद है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में हम देखेंगे मॉनेटरी अथॉरिटी, ये देख लिए हैं। द इश्यूअर ऑफ करेंसी, ये भी ठीक है वही है। द इश्यूअर ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, अब बैंकिंग लाइसेंस ऑब्वियस है कि जब इतना सब कुछ आरबीआई कर रहा है तो बैंकिंग का लाइसेंस जो है वो आरबीआई ही देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है। उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये अब बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो बैंक होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस सब का अपना सिक्योरिटी बॉन्ड, अपना कुछ भी डिपॉजिट जो होता है वो आरबीआई में ही करती है। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट हो गया। बैंकर्स बैंक, और बैंकर्स का बैंक तो ये होता ही है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब कि सारे बैंकों का जो अंतिम समय का बैंक है वो ये हमारा आरबीआई है। उसके बाद है एक्ट एज क्लियरिंग हाउस कि फॉर सेटलमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आरबीआई मैनेज 14 क्लियरिंग हाउस। अच्छा देखिए ये क्या है, ये ठीक है, ये इससे पहले तो सब कुछ सिंपल सा था, ये क्या है ये देखते हैं। देखिए क्लियरिंग हाउस क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे माउस सही से काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं इसके लिए। देखिए जो फॉर सेटलमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, देखिए जब क्लियरिंग हाउस को समझते हैं, जब दो पार्टी फाइनेंशियल मार्केट में, मॉनेटरी मार्केट में जब दो पार्टी ठीक है आपस में कोई ट्रेड करती है जैसे सिक्योरिटी का, शेयर का, तो बीच में एक और होता है जिसको आप कहते हैं मध्यस्थता करने वाला, जो ब्रोकर का काम करने वाला, एजेंट का काम करने वाला, जो निगरानी रखने वाला, उसी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है ना कि वो दो पार्टी के बीच में कुछ थोड़ा सा वो पहले दोनों से एडवांस ले लेती है कुछ, और ये मॉनिटर करती है कि सही से दोनों के बीच में लेन देन हो जाए, ट्रेड जो है वो सही से कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए यहाँ पे। तो क्या अगर कोई पार्टी फेल करती है तो उसके लिए उसका अपना अलग रूल रेगुलेशन है कि इसको कैसे ट्रेड को बचाएं, उसके बदले कोई दूसरा कस्टमर ढूंढ लेगा जो अगर कोई एक फेल कर गया तो एक मार्केट में ये सब लोगों को एक इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाती है, ठीक है, और कोशिश करती है कि कोई भी ट्रेड, दो पार्टी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो सक्सेसफुल हो जाए। तो इस तरह का 14 क्लियरिंग हाउस है इंडिया में, और वो सब क्लियरिंग हाउस को आरबीआई अपने रूल और रेगुलेशन से कंट्रोल करती है कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट में कैसे ट्रेड संपन्न होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो मतलब ये मैंने बता ही दिया था आपको कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो कस्टोडियन होता है वो कौन होता है, वो आरबीआई होता है। इट एक्ट्स एज ए कस्टोडियन फॉरेक्स, इट एडमिनिस्टर्स एंड इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1990। मतलब ये जो एक्ट है ये इससे इसको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आरबीआई बाई एंड सेल फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी मतलब गवर्नमेंट खरीदता है, लेकिन गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई, तो गवर्नमेंट के तरफ से आरबीआई ये सब रोल अपना निभाती है। रेगुलेटर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, अब ये जो आरबीआई जो है ना ये इकोनॉमी, इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द सिस्टम,
ठीक है, वही क्रेडिट जो क्रेडेंशियल मैंने आपको बताया था वही चीज़ है ये भी, कि मनी सप्लाई बढ़ाना घटाना ये सब आरबीआई अपने टूल के माध्यम से मनी सप्लाई को क्रेडिट चाहे तो क्रिएट करवा सकती है, चाहे तो नहीं करवा सकती है। तो और ये अलग अलग तरह का, जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अलग अलग डाटा को देखती है, इस पर नज़र बनाती है और उस हिसाब से इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। मैनेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट का सिक्योरिटी जो है उसका भी मैनेज ये आरबीआई करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। देखिए, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, जो भी पेमेंट होता है, आप किसी को पैसे भेजते हैं अकाउंट से, या कोई और इंस्टीट्यूशन या कोई फर्म कंपनी ऐसे भेजती है, हमेशा लेन देन होते रहता है, तो ये सब होता है बैंक के थ्रू। लेकिन उसके लिए नियम बनाना, उसको मॉनिटर करना, ये सब कौन करता है? ये सब आरबीआई करता है। आप ये इसको याद रखिएगा, द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 पीसेस एक्ट gives RBI oversight authority for the payment and settlement system in the country। ठीक है, ये सब में देखिए कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। यही सब सारे ऑप्शन रहेगा शॉर्ट में, कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। बस इतना आप कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे इससे। डेवलपमेंट रोल, अब देखिए, अब डेवलपमेंट रोल ये रहता है कि एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब जनरल रोल है कि आप कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाता है कि हाँ जब इतना कर रहा है तो डेवलपमेंट रोल भी होगा ही। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट रोल है इसका आरबीआई का। डेवलपमेंट में भी ये अलग अलग तरह से फाइनेंशियल सर्विस देती है, अलग अलग तरह से ये फाइनेंशियल एजुकेशन देती है, तो लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाती है। इन सब माध्यम से ये डेवलपमेंट में भी अपना रोल निभाती है। पब्लिशर ऑफ मॉनेटरी डाटा एंड अदर डाटा, मॉनेटरी डाटा को पब्लिश करती है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। एक्सचेंज मैनेजर एंड कंट्रोलर, ये जानते ही हैं कि ये जो होता है वो एक्सचेंज मैनेजर और कंट्रोलर। आरबीआई रिप्रेजेंट्स इंडिया एज ए मेंबर द इंटरनेशनल आईएमएफ में आरबीआई प्रेजेंट करती है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी आ गया कि आईएमएफ में कौन प्रेजेंट करती है, तो दे देगा कि इंडिया का कोई सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी कर देता है या फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। नहीं, ये जो होता है वो आरबीआई प्रेजेंट करता है। आरबीआई रिप्रेजेंट्स इंडिया एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। ठीक है, बस ये याद रख रही है, ध्यान में रखना है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, आरबीआई इंट्रोड्यूस द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 1995। अब देखिए 1995 में आरबीआई ये स्कीम को लाई अपने अंदर। ठीक है, ओम्बुड्समैन होता है ना हिंदी में लोकपाल, जैसे कोई आदमी कोई कंप्लेन करेगा तो उसका जो एक अपना एक छोटा सा एक नियम कानून का एक समूह बनाना कर सकते हैं, उसको अपने लिए आरबीआई कंप्लेन रजिस्टर करती है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से या ऐसे लेटर के माध्यम से, तो उसी को कहते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन 1995 ये। ठीक है, उसके बाद है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक अगेंस्ट कोड्स एंड स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल प्रैक्टिस, आरबीआई हैज सेट अप द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक बोर्ड किया है कि जैसे बैंकिंग के सेक्टर में इंटरनेशनली जो रूल एंड रेगुलेशन एक फाइनल होता है, सारे कंट्री को वो उस पर एक बाध्यता होती है, कुछ कुछ पॉइंट पे, कुछ कुछ में ये सलाहकारी टाइप का होता है कि इन सब नियमों का आप पालन करिए, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड। तो आरबीआई ये भी सुनिश्चित करती है कि बैंक जो है उस चीज़ों का, उस नियम का, कानून का, उसका पालन करे जो कि वैश्विक परिदृश्य पे है। तो देखिए मैंने इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बताया है, कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं, बस ये जो 15-16 पॉइंट है बस यही इम्पोर्टेंट है इसीलिए, और कुछ इसमें खास एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं, और जो था वो उसको मैंने कर दिया, जैसे क्लियरिंग हाउस, ओम्बुड्समैन स्कीम, ये सब, और उसके बाद ये। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।